नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और ये वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को संधारणीय रूप से एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में रूपांतरित करने में योगदान करेगी। शिक्षा और अध्ययन पर पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले 34 वर्षों से भारत की शिक्षा प्रणाली स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की अत्यधिक दर, शिक्षकों की संख्या में कमी, अक्षम पाठ्यक्रम आदि जैसी कमियों से ग्रस्त थी। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु। सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य। इसके तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्यधारा में शामिल करना, राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करना। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रत्येक बालक कम से कम एक कौशल से युक्त हो। वर्ष 2030 तक समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना। सार्वजनिक और निजी स्कूलों में लर्निंग के सामान्य मानक को विकसित करना। आइए जानते हैं इस नीति से स्कूली शिक्षा में प्रमुख सुधार क्या होंगे। नई नीति में विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 5+3+3+4 की तर्ज पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 3 वर्ष की आंगनवाड़ी प्री स्कूल शिक्षा के साथ 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन की अनुशंसा की गई है। 3 भाषा पद्धति का कार्यान्वयन जारी रहेगा। शैक्षणिक, पाठ्येतर यानी एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक विषयों के बीच किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं होगा। कक्षा 6 से व्यावसायिक यानी वोकेशनल शिक्षा को शामिल किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं लो स्टेक्स टेस्टिंग पद्धति, छात्रों द्वारा निरंतर प्रयास करने और गलतियों से सीखने की मूल्यांकन विधि पर केंद्रित होगी, यानी ये ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगी। एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। परख का अर्थ है समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट से है। सभी पहलुओं को शामिल करते हुए समग्र प्रगति रिपोर्ट के साथ आकलन की प्रक्रिया में सुधार करना, लर्निंग आउटकम्स यानी अध्ययन परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्र की प्रगति पर निगरानी करना आदि। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा में प्रमुख सुधार क्या हैं। उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2035 तक GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 50% तक करना। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ अतिरिक्त सीटें शामिल की जाएंगी। उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों के चयन को लचीला बनाया जाएगा। उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ पाठ्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश या निकास की अनुमति होगी। उच्चतर शिक्षा में एकल विनियामक होगा, जिसमें विधि और चिकित्सा के लिए अलग विनियामक होंगे। महाविद्यालयों की संबद्धता प्रणाली यानी एफिलिएशन सिस्टम को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध यानी ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को यथासंभव सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाया जाएगा। वंचित क्षेत्रों के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन निर्मित किए जाएंगे। शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। शिक्षा संबंधी नियोजन, शिक्षण, लर्निंग और आकलन, प्रशासन और प्रबंधन आदि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। वंचित समूहों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग अनुकूल शिक्षा के लिए उचित सॉफ्टवेयर के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ई-सामग्री को बढ़ावा दिया जाएगा और विद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषाओं, संस्कृति और मूल्य को किस प्रकार सहेजेगी। भारतीय भाषाओं के साहित्य और वैज्ञानिक शब्दावलियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को सशक्त बनाया जाएगा। लैंग्वेज फैकल्टी और भाषाओं पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय ज्ञान प्रणालियों के प्रति सांस्कृतिक जागरूकता विकसित की जाएगी। पारंपरिक कला या लोक विद्या को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के समक्ष विद्यमान बाधा को दूर कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के डिफॉल्ट ठेकेदार द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई याचिका पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय विदेश मंत्रालय द्वारा दायर एक अन्य याचिका के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप आया है, जिसमें ये बताया गया है कि मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष डिफॉल्ट ठेकेदार की याचिका के और अधिक समय तक विचाराधीन होने से पड़ोसी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को हानि पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय इस परियोजना को अमल में लाने के लिए उत्तरदायी है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय परियोजना के बारे में, ये मणिपुर के मोरेह और थाईलैंड के माइसोत को जोड़ेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक भाग के रूप में भारत द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से इसे निर्मित किया जा रहा है। भारत म्यांमार में इस राजमार्ग के 2 खंडों के निर्माण का कार्य कर रहा है। ये है कलेवा यागी सड़क खंड एवं तामू कियोन कलेवा सड़क खंड। इस परियोजना पर 69 पुलों का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के लाभ, इससे 3 देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तथा लोगों के साथ साथ वस्तुओं और ट्रैफिक की अबाधित आवाजाही सुनिश्चित होगी। ये पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ म्यांमार और आसियान के अन्य देशों को लाभान्वित करेगा। भारत ने इस राजमार्ग को कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो व्यापारिक और सामरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि भौगोलिक भूभाग और अत्यधिक वर्षा इस परियोजना के पूर्ण होने में विद्यमान चुनौतियां हैं। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन के अंतर्गत चातक पक्षी को उसके प्रवासन के दौरान ट्रैक किया जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने चातक पक्षी के अफ्रीका से भारत आने और वापस जाने के दौरान उसके प्रवासन का अध्ययन आरंभ किया है। इस अध्ययन का आरंभ 2 चातक पक्षियों को उपग्रह ट्रांसमीटरों के साथ टैग करके किया गया है। ये पहली बार है जब किसी पक्षी की प्रजाति को मानसूनी पवनों में परिवर्तन, अनियमित वर्षा, मौसमी अस्थिरता आदि जैसे जलवायु पैटर्न के साथ उसके संबंधों को समझने के लिए टैग किया गया है। भारत में चातक पक्षी के आगमन को पारंपरिक रूप से मानसून के आने का संकेत माना जाता है। ये अध्ययन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक वृहद परियोजना भारतीय जैव संसाधन सूचना नेटवर्क IBIN का एक भाग है। दरअसल IBIN को भारत के जैव संसाधनों जैसे पादप, पशु, समुद्री, स्थानिक और सूक्ष्मजीव संसाधनों के बारे में एक एकल पोर्टल डेटा प्रदाता के रूप में स्थापित किया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ बिंदु चातक पक्षी के बारे में। इसे क्लेमेटर जैकोबिनस या जैकोबिन कुक्कू भी कहते हैं। भारत में चातक पक्षी की 2 विशेष आबादी पाई जाती हैं। स्थानिक या देशज दक्षिण भारत और प्रवासी उत्तरी और मध्य भारत में आते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में भारत आने वाली कुछ प्रजातियों में से एक है। IUCN की लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न की स्थिति में रखा गया है। ये मुख्यतः वृक्षों पर निवास करती है और अन्य पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देते हैं। अगली खबर विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार अपतटीय पवनों से ग्रीन हाउस गैसों में कमी और निवेश पर प्रतिफल जैसे दोहरे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस रिपोर्ट की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे यदि अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड में प्रतिवर्ष 0.3 से 1.61 गीगाटन की कमी आएगी। अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रत्येक $1 के निवेश पर $2 से $17 का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अपतटीय पवन प्रणालियों को ऊर्जा उत्पादन और शीतलन के लिए लगभग शून्य जल की आवश्यकता होती है। दरअसल अपतटीय पवन ऊर्जा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए खुले सागरों में उत्पन्न होने वाली पवनों के वेग का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि खुले सागरों में अवरोधों की अनुपस्थिति के कारण पवनें भूमि की तुलना में उच्च गति और सतत रूप से चलती हैं। भारत और अपतटीय पवन ऊर्जा की स्थिति।
भारत ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अधिसूचित किया था। भारत ने 2022 तक कम से कम 5,000 मेगावाट तथा वर्ष 2030 तक 30,000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक अनुमान के अनुसार केवल गुजरात की तटरेखा पर लगभग 1,06,000 मेगावाट, जबकि तमिलनाडु में लगभग 60,000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सरकार ने इस उद्योग को विनियमित और प्रोत्साहित करने के लिए मसौदा अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम 2019 जारी किया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम यानी पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना को 31 दिसंबर तक समाप्त कर दिया गया। MEIS को भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 के तहत वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में उत्पादित उत्पादों के निर्यात से जुड़ी अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबद्ध लागतों का निवारण करना है। ये योजना निर्यातक को शुल्कों के भुगतान के कारण होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसे कुछ चयनित क्षेत्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना और निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। कोविड रोगियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही है। इस राष्ट्रीय कोविड रजिस्ट्री के क्या लाभ होंगे? इससे कोविड-19 के रोगियों का एक समुचित डेटाबेस तैयार होगा, जो कोविड रोगियों के उपचार को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को समझने में सहायक होगा। इससे नए उपचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध होगा। मार्स 2020 मिशन के साथ परसेवरेंस रोवर, ये नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का एक भाग है। ये अपने साथ मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट नामक एक विशिष्ट उपकरण ले जा रहा है, जो पहली बार मंगल ग्रह पर आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर ड्रिल करके चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा, जिन्हें बाद में भविष्य के किसी मिशन द्वारा वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। ये रोवर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर लैंड करेगा। मंगल ग्रह के लिए नासा के अन्य मिशन हैं मार्स पाथफाइंडर मिशन वर्ष 1997, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी वर्ष 2003, क्यूरियोसिटी वर्ष 2012। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स। भारत सरकार ने प्रबंधन संबंधी हस्तक्षेपों को और सुदृढ़ करने के लिए उन्हें बेहतर बनाने के लिए देश के सभी टाइगर रिजर्व्स में कैट्स का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कैट्स एक संरक्षण उपकरण है जो लक्षित प्रजातियों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को निर्धारित करता है। कैट्स बाघ की आबादी वाले देशों की सरकारों, अंतर सरकारी एजेंसियों, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और संरक्षण संगठनों के बीच एक साझेदारी है। इसे अब बाघों के अतिरिक्त जगुआर, शेर और फ्रेश वाटर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कैट्स को लागू करने के लिए बाघ की आबादी वाले देशों की सहायता कर रहा है। असम में ब्लू मकाऊ को बचाया गया। हाइसिंथ मकाऊ या ब्लू मकाऊ मध्य और पूर्वी दक्षिण अमेरिका का एक स्थानिक तोता है। IUCN की सूची में ये वल्नरेबल की श्रेणी में आता है। श्री श्री जय काली माता मंदिर नटोर, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 300 वर्ष पूर्व श्री दयाराम रॉय द्वारा करवाया गया था, जो दिघपतिया शाही वंश के संस्थापक थे। हाल ही में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत द्वारा प्राप्त सहायता से इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।